बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। जैसे कि आपको मालूम है चैप्टर नंबर 1 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस कितना मटेरियल लिखें तो आपको 2 मार्क्स इजीली आप अचीव कर लेंगे, ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1। मैं रीड करता हूं जी। नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना। रेपिटेटिव फिनोमिना, सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज अ रेपिटेटिव फिनोमिना? अकरिंग इन नेचर विच कैन सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, जिसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यानी कि एज ए क्लॉक यूज कर सकें। तो सबसे पहले इसके आंसर में आप लोग यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर रेपिटेटिव फिनोमिना। जैसे कि नाम से जाहिर है, तो रेपिटेटिव फिनोमिना आर दोज फिनोमिना which repeats itself after certain equal intervals। वो फिनोमिनास जो अपने आप को बराबर वक्त के बाद रिपीट करें उन्हें हम बोलते हैं रेपिटेटिव फिनोमिनास। ऐसे कौन से फिनोमिनास है जिनको हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं? तो आइए जरा देखते हैं कि इनकी नेचुरल रेपिटेटिव फिनोमिनास की एग्जांपल्स क्या हैं। तो देखिए जी, एग्जांपल नंबर 1 हम कह सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस। लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम्स होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा क्रिस्टल्स क्या होती हैं, तो उनके जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशंस का एक टाइम होता है और वो टाइम जो है वो फिक्स होता है। तो यह वाइब्रेशन जो है वो एटम्स की इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। यही वजह है कि जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, वो जो सबसे प्रिसाइज क्लॉक्स हैं इस वक्त दुनिया में, वो क्रिस्टल लैटिस की वाइब्रेशन से ही बनाई जाती है। इसी तरह आप देखते हैं कि अक्सर बताया जाता है कि आपकी जो क्लॉक है उसके अंदर क्वार्ट्ज यूज होता है। वो क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टल लैटिस है, उसकी वाइब्रेशन से आपकी घड़ी को पता चलता है कि इतनी वाइब्रेशंस हो चुकी हैं, तो फिर आपकी घड़ी इतना मूव कर जाती है कि आपको पता चले कि 1 सेकंड गुजर चुका है। इसके अलावा और ऐसे कौन से फिनोमिना हैं जिनसे हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड जिनको हम यूज कर सकें? तो उसमें है रोटेशन ऑफ अर्थ राउंड इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो इससे दिन रात बनते हैं, और आपको पता है दिन रात हमारा टाइम स्टैंडर्ड ही है। इसी तरह रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। आपको पता है आपका जो लूनर कैलेंडर है, यानी कि जो हमारे इस्लामी महीने, वो इसी टाइम स्टैंडर्ड की बिना पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह शैडो फॉर्मेशन। आपको पता है शैडोज भी एक खास टाइम पर आकर जो है वो उनमें एक चेंजेस बड़ी कॉन्टिन्यूसली आती हैं। तो शैडो की फॉर्मेशन जो है वो भी हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। और पुराने जमाने में जो नमाजों का सिलसिला है, जब हम कैसे पता चलता था कि असर की नमाज हो गई है या मगरिब का टाइम हो चुका है या जोहर का टाइम हो चुका है, वो सारा शैडोज की जो लंबाई थी उसको देखकर पता लगाया जाता था। तो ये है इसका आंसर। अगर आप ये चीजें लिख दें तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2। आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि गिव द ड्रॉबैक
टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। ये देखिए, सिंपल पेंडुलम तो आप लोग जानते हैं, काफी दफा डिस्कस भी हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम, अगर मैं इसको यहां से लाकर छोड़ूं और ये इस तरह से मूव करेगा, मैं इसके मूव करने को एक टाइम स्टैंडर्ड बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर ये 1000 दफा मूव करे तो मैं कहता हूं कि वो 1 घंटा कंसीडर करेंगे। हम इस तरह की एक क्लॉक तो बना सकते हैं, मगर उस क्लॉक में क्या ड्रॉबैक्स होंगे अगर हम इसको एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज करें, तो वो हमें देखना। तो सबसे पहले देखिए, हमें मालूम है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने डिराइव भी किया इस चैप्टर में, और वो है 2π√L/G। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, सबसे पहले तो आप आंसर देंगे कि क्या इसको बनाना चाहिए टाइम स्टैंडर्ड या नहीं। तो आप बताएंगे कि यूजिंग पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड इज नॉट सुटेबल। ये सही नहीं है। क्यों भला? रीजन सुनिएगा जी। तो रीजंस देखते हैं। पहली रीजन है टाइम पीरियड के फार्मूले में आ रहा है, इसका मतलब पहली रीजन हुई कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन जी, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन जी। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है? जी वेरीज विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को। तो जैसे जैसे हम जमीन से ज्यादा हाइट पर जाते रहेंगे तो जी की वैल्यू मुसलसल चेंज होती जाएगी। अब जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी क्योंकि ऑल्टीट्यूड यानी कि बुलंदी चेंज हो रही है। आप जमीन से दूर जा रहे हैं, जी की वैल्यू चेंज होने का मतलब है टाइम पीरियड चेंज होना, और टाइम पीरियड चेंज होने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो एक जैसे पेंडुलम है, एक समुद्र के करीब लोग रह रहे हैं उनके पास है, और एक किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर लोग रह रहे हैं उसके पास है, हालांकि दोनों एक जैसे टाइम पीरियड है, लेकिन दोनों पर जी की वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों के टाइम पीरियड्स डिफरेंट होंगे। अब मैंने टाइम स्टैंडर्ड क्या रखा था? सपोज करो 1000 दफा मूव करेगा तो 1 घंटा होगा, तो किसी का घंटा जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम है, तेजी से मूव कर रहा है पेंडुलम, और किसी का टाइम पीरियड जो है वो स्लो, टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वो पेंडुलम स्लो होगा, तो उसका घंटा जो है वो देर बाद होगा। तो ये तो अच्छा टाइम स्टैंडर्ड नहीं है कि हाइट। और जब आप समुद्र के करीब जाते हैं, सतह समुद्र के करीब जहां पर हाइट बिल्कुल कम है, वहां पर टाइम स्टैंडर्ड चेंज हो गया। तो इसका मतलब पहली रीजन तो आपको पता चलेगी। एंड रीजन नंबर 2, टाइम पीरियड लेंथ पर भी डिपेंड करता है। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, कि ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है पेंडुलम का, उसकी लेंथ कितनी है। अब टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करिए, मगर लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब लेंथ जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते, यानी कि अगर आपके पास एक जैसे दो पेंडुलम है, आप एक पेंडुलम को जो है वो गर्म इलाके में ले जाएं किसी सहरा में, और एक जो है पेंडुलम उसको किसी ठंडे इलाके में ले जाएं। अब दोनों एक जैसे पेंडुलम है, लेकिन गर्मी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से वहां पर लेंथ ज्यादा होगी, और लेंथ ज्यादा होने से वहां पर टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और उसका बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरा जो हमारे पास पेंडुलम है, हालांकि जैसा ही है, लेकिन वो ठंडे इलाके में होगा, तो जहां टेम्परेचर कम हो, आपको पता है चीजें सुकड़ती हैं, वहां लेंथ कम हो जाएगी, इसकी लेंथ कम। तो एक ही क्लॉक है, यानी कि पेंडुलम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट उसकी स्पीड्स हैं मूव करने की। तो इसका मतलब यह हुआ कि पेंडुलम इज नॉट गुड टू यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड। इसको हम कभी भी टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, आइए देखते हैं तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने 2 यूनिट पढ़े,
जब भी हमें कहीं पर सब्सटेंस देखना हो तो हमारे पास दो यूनिट्स है, किलोग्राम एंड मोल। कहता है हमने ये दो यूनिट्स क्यों लिखे हैं या क्यों रखे हुए, तो याद रखिएगा पहला यूनिट है मोल और दूसरा यूनिट है किलोग्राम। सबसे पहले दो रीजंस आप देंगे। मोल कब यूज होगा? मोल इज यूज when our concern is number of particles। क्योंकि मोल की डेफिनेशन क्या है? एक मोल किसी भी चीज का क्या होता है जिसमें उस चीज के 6.022 इंटू 10⁻⁻23 जो है वो नंबर्स हो। अगर मैं कहता हूं एक मोल एग्स, तो इसका मतलब इतने एग्स, एक मोल एटम्स इतने एटम, तो किसी भी चीज का एक मोल है इतना। यानी कि मोल में आप एक किस्म का काउंट कर रहे हो, गिन कर चीज ले रहे हो, जैसे दर्जन। तो यहां पर हमारे पास ये है मोल कहां यूज होगा? जहां आप किसको अहमियत दे रहे हैं, आपका कंसर्न किसके साथ है? नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। जबकि किलोग्राम कहां यूज होगा? तो देखिएगा किलोग्राम आप वहां यूज करेंगे जहां किलोग्राम इज यूज when we are concerned with quantity of substance। जब हमारा कंसर्न किसके साथ हो? क्वांटिटी के साथ। जब हम चीज को गिन के ना लें बल्कि हम उसका मैस देखें कितना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मोल ज्यादातर माइक्रो लेवल पर यूज होता है। मिसाल के तौर पर मोल की बात आप कब करेंगे? जब अपने एटम्स को गिनना हो। लेकिन आप एक किलो, आप किलो में अपने डेली लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, जो मैक्रो चीजें हैं, उनको तो खरीदते हैं, लेकिन कभी आपने मोल यूज किया डेली लाइफ में? नहीं यूज किया। तो याद रखिएगा मोल ज्यादातर माइक्रो लेवल पर यूज होता है, जबकि किलोग्राम जो है वो ज्यादातर किस लेवल पर यूज होता है? मैक्रो लेवल पर। मैक्रो लेवल मतलब जब आप बड़ी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने डेली लाइफ की चीजों को देखें, तो वहां आप मोल को नहीं यूज करेंगे, आप किलोग्राम को यूज करेंगे। तो ये है दो रीजंस हमारे पास कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ही कभी हम गिनकर चीज लेते हैं, कभी हम वेट करके यानी कि मैस करके, मैस निकालकर हम चीज लेते हैं। तो ये दो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन दोनों ही यूजफुल हैं, दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जरा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए जी। 3 स्टूडेंट्स measured a length of needle with a scale on which minimum division is 1 meter। ये मिनिमम डिवीजन क्या होती है आपको मालूम है ना? लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको 0.001 मीटर लिख देता हूं। ये 1 मिलीमीटर को ही ऐसे लिखा मैंने। अब वो तीनों स्टूडेंट्स ने जो हमारे पास रीडिंग ली है, एक ने ये रीडिंग ली है, दूसरे ने ये रीडिंग ली है और तीसरे ने ये रीडिंग ली है इस इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट इतना है। कहता है कौन सी रीडिंग करेक्ट है? तो याद रखिएगा इनमें से ये रीडिंग करेक्ट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कौन सी रीडिंग करेक्ट है, फिर मैं रीजन बताता हूं। तो 0.214 मीटर इज द करेक्ट रीडिंग। अब आप देंगे इसकी रीजन, ऐसा क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है? 0.001। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं? 1 2 3। और जब आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसके डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं, लीस्ट काउंट के डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आनी चाहिए। इसमें तो 4 आ रही हैं, सो दिस इज नॉट आवर आंसर।
इसमें सिर्फ 2 आ रही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें डेसिमल के बाद 3 हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये सही है। तो क्यों सही है जी? बिकॉज 0.214 has 3 decimal places and least count of instrument कितना है? is 0.001 meter, also has कितने decimal places हैं? 3 decimal places. Hence 0.214 is correct reading. तो ये वजह है 0.214 के करेक्ट होने की, क्योंकि उसमें इतने डेसिमल प्लेसेस हैं जितनी लीस्ट काउंट के अंदर डेसिमल प्लेसेस हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने ब्लू में प्रोमिनेंट करके एक स्टेटमेंट लिखी है। एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कहता है इसकी एनालॉगस स्टेटमेंट बताएं। एक्सपेरिमेंटल डेटा कंप्यूटेशन को मद्देनजर रखते हुए आप इसकी एनालॉगस स्टेटमेंट बताएं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आप क्या कहें, मैं आपको बताता हूं कि जी चेन का यहां क्या मतलब है। चेन का आप यूं समझ लें, मतलब है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। दूसरा वर्ड एज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की जगह आप इमेजिन करें एक्यूरेट। उसके बाद वीकेस्ट लिंक। ये वीकेस्ट का क्या मतलब है? वीकेस्ट का मतलब है, वीकेस्ट लिंक का मतलब पूरा इकट्ठा लिख लेते हैं। तो वीकेस्ट लिंक का मतलब है जी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। अब आपने क्या करना है, इन अल्फाजों की जगह पर आपने इनके ये वाले मतलब लिख देना और आपके पास एनालॉगस स्टेटमेंट आ जाएगी। तो जरा देखते हैं। तो इसकी एनालॉगस स्टेटमेंट क्या बनी, देखिए जी। चेन की जगह रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये चेन की जगह आ गया। आगे वो क्या कहता है जी, इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग। इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग की जगह हमने क्या लिखना है, एज एक्यूरेट। इज ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स वीकेस्ट लिंक। वीकेस्ट लिंक का मतलब क्या है, एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। तो यहां मैंने क्या किया है, मैंने वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है और मेरे पास ये नई स्टेटमेंट आई है। लेकिन आइए जरा देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये देखिए, हमें मालूम है हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करना सीखा था। ये देखिए, सपोज करें 0.034, 0.02 और 0.31, मैंने इनको ऐड करना।
याद है आपको रूल्स जब मैंने ऐड करना था? तो इसको ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 और 3 और फिर 0.364। अब मुझे बताएं, ये है हमारा रिजल्ट, ये रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। आपको मालूम है, हमने रूल्स पढ़े कि यहां पर हम कितने डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस हैं हम उतना रखेंगे, और सबसे कम प्लेसेस डेसिमल के बाद इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 है। तो हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस रखेंगे, तो हम 4 को हटा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 0.36। अब ये जो 0.36 आया है, इसमें असल आंसर था 0.364, लेकिन हमने अपने आंसर को उतना एक्यूरेट रखा है, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखा है, जितना सबसे वीकेस्ट यानी कि सबसे लीस्ट एक्यूरेट हमारी जो फिगर थी, वो मेजरमेंट थी, वो थी। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है, ये 2 तक, तो फिर हम कम से कम तो 2 ही आ रहे हैं, तो हम भी अपने आंसर में 2 ही रखेंगे, यानी कि हम अपने आंसर को उतना एक्यूरेट रखेंगे जितना सबसे कम लीस्ट जो है ना, हमारे पास सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग आई, यानी कि सबसे वीकेस्ट रीडिंग आई। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन टाइम पीरियड? आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 किस्म के एरर होंगे। तो एक तो हो सकता है उस स्टॉप वॉच के अंदर सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये कहां से आएगा सिस्टमैटिक एरर? ये देखिए, हो सकता है स्टॉप वॉच में 0 एरर हो, और ये एरर कहां से आ सकता है? हो सकता है हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उस पे कैलिब्रेशन या रीडिंग्स का प्रॉब्लम हो, तो पुअर कैलिब्रेशंस भी हो सकती हैं स्टॉप वॉच की। ये हो गया सिस्टमैटिक एरर। इसी तरह अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो और कौन सा एरर आ सकता है? रैंडम एरर आ सकता है। रैंडम एरर कैसे आ सकता है? मिसाल के तौर पर इमेजिन करें एक शख्स इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा है, स्टॉप वॉच को बंद करते हुए वो सही टाइम पर बंद नहीं कर सकता, तो ये रैंडम एरर होगा, जिसे आप कह सकते हैं ये पर्सनल एरर है, क्योंकि उस पर्सन की वजह से आ रहा है। और याद है ना पर्सनल एरर क्यों आता है? नेग्लिजिबेंस, दोबारा बोल रहे हैं इसको, यहां से कट करना, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन की वजह से। हो सकता है वो बंदा जो है उसको सही से मेजरमेंट लेनी ही ना आती हो या स्टॉप वॉच यूज ना करने आती हो। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 1.6। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन 1.7, 1.8 और 1.9। तो स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन 1.7। डज अ डायमेंशनल एनालिसिस gives any information on constant of proportionality that may appear in algebraic expression? Explain this. अगर आपको याद हो हमने डायमेंशनल एनालिसिस में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डेराइव किया था, और वहां ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड आउट कर सकते। याद रखिएगा, इसका आंसर सबसे पहले आप लिखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस does not give any information about the value of constant of proportionality। तो जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है
उसकी वैल्यू कितनी होगी ये तो डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता। हाँ, मगर इट कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई ऐसा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशंस या यूनिट बनते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, स्प्रिंग कांस्टेंट K, अगर हमारे पास ये यूनिट्स हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप इनकी वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये जो यूनिट होगा इसका डायमेंशन, ये जो हमारे पास कांस्टेंट हो गए, इनकी डायमेंशंस या इनके यूनिट्स क्या बनेंगे। तो एग्जांपल देख लें जी। हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। यहां डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है, ये है हमारा कांस्टेंट। क्या इसके बारे में वैल्यू बता सकता है डायमेंशनल एनालिसिस? ठीक है, तो नहीं बता सकता। तो याद रखिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 2 पाई। तो ये जो हमारे पास 2 पाई का कांस्टेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस से इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। तो फिर ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली। इट कैन ओनली बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी। आपको मालूम है, किसी भी चीज की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज का फॉर्मूला आना चाहिए, और प्रेशर का फॉर्मूला तो आता है। प्रेशर तो है फोर्स ओवर एरिया। तो अगर आप प्रेशर की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्स की डायमेंशन और एरिया की डायमेंशन पुट कर दें। फोर्स की डायमेंशन तो मालूम है, MLT-2। एरिया की डायमेंशन, एरिया मीटर स्क्वायर होता है तो L स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी, एक L से कैंसिल होगा, ये L ऊपर जाकर पावर नेगेटिव कर लेगा और हमारे पास प्रेशर की ये डायमेंशन। तो ये है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसी तरह अगर आप डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेंसिटी की डायमेंशन में डेंसिटी का यूनिट आना चाहिए, और डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर आप डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैस और वॉल्यूम की डायमेंशन पुट कर दें। अब मैस की डायमेंशन क्या होती है? m, और वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम मीटर क्यूब है तो L क्यूब इसकी डायमेंशन होगी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी ML-3 विद ब्रैकेट्स। तो ये है हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशंस। तो इट्स क्वाइट इजी, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़ी आसानी से आप किसी भी चीज की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कहता है द वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन स्पीड v एंड फ्रीक्वेंसी f।
वेवलेंथ लैम्डा की डायमेंशन एल दी है उसने, स्पीड की डायमेंशन हमें मालूम है, वैसे उसने दे भी दी है एल टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी हमें मालूम है टी इनवर्स। कहता है ये फॉर्मूला करेक्ट होगा या ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। आइए दोनों को चेक करते हैं। इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस यानी कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तो उसने बताई है कितनी है, टी माइनस वन। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। राइट हैंड साइड की डायमेंशन किसके बराबर होगी? इन दोनों की डायमेंशंस का प्रोडक्ट, तो v और लैम्डा की डायमेंशन। सो v की डायमेंशन अलहदा निकाल लें और लैम्डा की डायमेंशन अलहदा निकाल लें और सॉल्व कर लें। अब v की डायमेंशन क्या है? ये गिवन है एल टी माइनस वन। लैम्डा की डायमेंशन कितनी है? वो भी गिवन है l। ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? राइट हैंड साइड की डायमेंशन आई l इंटू एल, एल स्क्वेयर टी माइनस वन। क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर है? हरगिज नहीं। तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है, ये ब्रैकेट जहां जहां मैं डाल रहा हूं इसका मतलब मैं डायमेंशन को डिस्कस कर रहा हूं, और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो तो आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो F इज इक्वल टू वी लैम्डा इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आइए जरा दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। दूसरे फॉर्मूले में भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर तो फिर से फ्रीक्वेंसी ही की डायमेंशन देखनी है, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है टी माइनस वन, ऊपर गिवन। उसके बाद राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। राइट हैंड साइड की डायमेंशन में हमारे पास राइट हैंड साइड पर वी आ रहा है, उसकी भी डायमेंशन, और लैम्डा आ रहा है, उसकी भी डायमेंशन। वी की डायमेंशन हमें मालूम है एल टी माइनस वन, और लैम्डा की डायमेंशन भी हमें मालूम है एल। ये कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? टी माइनस वन। और अगर आप देखें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आई है, और इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है डायमेंशनली। तो फिर हम लिखेंगे कि F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा इज डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का टॉपिक, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।